यहाँ पे हम प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस देखने वाले हैं। जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, बिकॉज हमारे बॉडी के सेल के जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम हमारा डीएनए करता है। लेकिन डीएनए डायरेक्टली हमारे सेल फंक्शनिंग में रोल नहीं करता, वो प्रोटीन बना देता है और उसके थ्रू हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है और बॉडी में अलग अलग फंक्शनिंग करता है। तो आज हम यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो दो स्टेप में आती है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन, और जो सेकंड स्टेप होती है वो होती है ट्रांसलेशन। एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस टू स्टेप, जो हमारा डीएनए है, डीएनए के जीन्स है, वो हमारी सेल के फंक्शनिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट हो जाते हैं। बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ऑल इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे डीएनए में स्टोर्ड होती है, और डीएनए होता है सेल के न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। तो पूरी सेल के ऊपर जो कंट्रोल होता है, सेल का फंक्शनिंग होता है, या हमारे बॉडी का प्रोसेस और उसका फंक्शनिंग होता है, ये डीएनए ही कंट्रोल करता है। लेकिन उसको हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन की फॉर्म में क्या होना पड़ता है, पार्टिसिपेट होना पड़ता है। तो यहाँ पे जो पूरा इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने के लिए वो डीएनए में स्टोर्ड होता है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तब डीएनए क्या करता है, इन दो प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में और सेल के फंक्शनिंग में काम आता है और रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ये हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, उतना ही प्रोटीन हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, और उसी टाइप का प्रोटीन हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है जितना रिक्वायर्ड है और जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस होता है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है बाय डीएनए थ्रू आरएनए, और यहाँ पे जो आरएनए फॉर्म होता है वो होता है एमआरएनए। तो सेंट्रल डोग्मा में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है, जहाँ से प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है बाय डीएनए थ्रू एमआरएनए। तो यहाँ पे आज हम पहले देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन डिटेल में, ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है, सेंट्रल डोग्मा का जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में ये प्रोसेस होती है मेजरली, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये जब न्यूक्लियस में ही होती है तब वहाँ पे क्या हो जाता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। और एमआरएनए कहाँ से फॉर्म होता है, बिकॉज हमारे न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द डीएनए। सपोज ये है सेल का न्यूक्लियस और यहाँ पे है हमारा डीएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये जो डीएनए हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे एमआरएनए फॉर्म कर देगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर। और एमआरएनए फॉर्म करने के लिए तो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है वो पहले क्या होना चाहिए, ये हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं, कुछ इस तरह का कॉइल होता है। तो इसको पहले सेपरेट होना ज़रूरी है। तो जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट हो जाते हैं, इसके स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं कुछ इस तरह, और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका एक स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड होता है कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो यहाँ पे जो डीएनए के एक स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हिस्सा लेता है, और इसके थ्रू डीएन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आरएनए स्ट्रैंड बना देता है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है थ्री स्टेज में आता है। जो फर्स्ट होती है इनिशिएशन, सेकंड होता है इलोंगेशन, एंड थर्ड होता है टर्मिनेशन। तो यहाँ पे जो पहले इनिशिएशन होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए को बाइंड होता है। तो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद ये इन दो स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है, इसकी अनवाइंडिंग कर देता है।
तो ये जो बाइंडिंग होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, ये होती है प्रमोटर रीजन के ऊपर। तो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस होती है, कुछ रीजन होते हैं। सपोज यहाँ पे है प्रमोटर रीजन जहाँ पे स्टार्ट कोडॉन होते हैं। तो यहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होने के बाद इन दो स्ट्रैंड को अलग अलग कर देगा, अनवाइंड कर देगा। और अनवाइंड करने के बाद ये क्या कर देगा, जो बेसिस प्रेजेंट है टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर, उसको क्या कर देगा, रीड कर देगा। रीड करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो होता है इलोंगेशन। तो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली दिखाया है, ये है हमारी बॉडी की कोई भी सेल जिसका ये साइटोप्लाज्म रीजन है, और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिससे बन गया है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एमआरएनए। तो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद यहाँ पे उसको राइबोसोम बाइंड हो जाएगा, और हो जाएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस। एंड दिस प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके ऊपर दो साइट प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं स्टार्ट कोडॉन जहाँ पर प्रोमोटर रीजन होता है, जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड हो जाता है, और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन का रीजन होता है जिसे टर्मिनल साइट कहते हैं। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब स्टार्ट कोडॉन को जाके बाइंड हो जाएगा, वहाँ पे प्रोमोटर को बाइंड हो जाता है, तब वहाँ पे ये इस दो स्ट्रैंड को इस तरह सेपरेट कर देता है। तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर कोड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। वो प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे डीएनए में। तो ये जो कोड्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ कोड्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, तब वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अदर बेसेस को, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को यहाँ पे ऐड कर देगा न्यू स्ट्रैंड के ऊपर। तो ऐसे ऐसी ही सारी एक एक करके बेसिस ऐड जब कर देगा, तो यहाँ पे ऐसी लॉन्ग चेन बन जाएगी बेसिस की। तो ये जो लॉन्ग चेन बन गई है यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं एमआरएनए, और ये कुछ इस तरह का होगा। जो टेम्पलेट स्टैंड है उसका बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यहाँ पे एमआरएनए का बन जाएगा, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का होगा, और यहाँ पे ट्रिपलेट कोडॉन भी होंगे। तो ये जो इलोंगेशन का स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कर देता है एमआरएनए पे। तो यहाँ पे जब एडिशन करता है, तब थायमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरासिल में। तो यूरासिल एक ऐसी बेस है जो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होती है। देन इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन हो जाता है, बिकॉज ये जो डीएनए है, तो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन भी प्रेजेंट होते हैं। जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से यहाँ तक रन कर देगा, इस जगह तक टर्मिनल साइट तक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे कुछ स्टॉप कोडन होके, तो स्टॉप कोडन से क्या हो जाएगा, जो एडिशन था न्यूक्लियोटाइड का वो स्टॉप हो जाएगा, और वहाँ पे एमआरएनए का सिंथेसिस पूरा हो जाएगा। तो वहाँ पे जब जब भी ए आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से स्टार्ट कोडॉन से लेके स्टॉप कोडॉन तक मूव करता है, तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्ट्रैंड से डिटैच हो जाएगा, और एमआरएनए वहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। तो ये होता है टर्मिनेशन। देन टर्मिनेशन के बाद ये पूरा एमआरएनए बन गया है, जिसके ऊपर कुछ तरह इस तरह से कोड भी प्रेजेंट है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एरर भी होते हैं, जहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ कोडिंग रीजन आ जाते हैं, कुछ नॉन कोडिंग रीजन आ जाता है। तो ये जो आरएनए बना है ट्रांसक्रिप्शन से, तो ये मैच्योर आरएनए नहीं होता है। तो इसको मैच्योर करने के लिए यहाँ पे स्प्लाइसिंग होती है, जो न्यूक्लियस में ही होती है। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो प्री आरएनए है उसको मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो रीजन्स होते हैं, सपोज कोडिंग रीजन आता है, नॉन कोडिंग रीजन आता है, तो इस रीजन को क्या किया जाता है, रिमूव करके फिर से जोड़ा जाता है। तो नॉन कोडिंग रीजन अगर आरएनए पे प्रेजेंट है, तो उसे कट किया जाता है, और कोडिंग रीजन को एक साथ जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं
स्प्लाइसिंग। तो अगर यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये एमआरएनए है, प्री एमआरएनए है। तो यहाँ पे एक्सॉन है और यहाँ पे एक एंट्रॉन का रीजन है। तो ये जो एक्सॉन रीजन होते हैं वो कोडिंग रीजन होते हैं, उसी पर अमीनो एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन जो है, कोड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंट्रॉन साइट होते हैं, एंट्रॉन का रीजन, तो यहाँ पे नॉन कोडिंग रीजन होता है। यहाँ पे कोई किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं होती। तो ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इस टाइप का प्रोसेस रीजन को क्या होता है, स्प्लाइसिंग के दौरान कट किया जाता है, और ये जो कोडिंग रीजन है, एक्सॉन की रीजन, इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन आते हैं जो स्नर्प प्रोटीन कहा जाता है, SNRNPS। तो ये प्रोटीन जब आके यहाँ पे इंट्रॉन की साइड पे बाइंड हो जाती है, तो बाइंड होने के बाद कुछ इस तरह लूप फॉर्म कर देते हैं, और यहाँ से इस नॉन कोडिंग रीजन को कट किया जाता है, और बाद में ये जो कोडिंग रीजन है इसको एक साथ जोड़ के यहाँ पे मैच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। जब मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाता है, तब वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियस से बाहर आता है, और न्यूक्लियस से बाहर आएगा वो साइटोप्लाज्म में। तो जब साइटोप्लाज्म में आता है, वो न्यूक्लियस पोर के थ्रू वो साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, और वहाँ पे क्या होता है, जो मैच्योर एमआरएनए है तो उस पे बहुत सारे कोड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ट्रिपलेट कोडन कहते हैं। बिकॉज एमिनो एसिड के जो कोड्स होते हैं एमिनो एसिड के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड लगते हैं, और हर एक एमिनो एसिड के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोड होते हैं जो 3 न्यूक्लियोटाइड के होती है। तो इस आरएनए पे ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन प्रेजेंट होती है, जो हर एक एमिनो एसिड के लिए होते हैं। तो इस टाइप के जब एमआरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद उसका ट्रांसलेशन प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो कोडॉन से या ट्रिपलेट कोडॉन है, इसका सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो इंडियन साइंटिस्ट ने की थी, इसकी डिस्कवरी, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो ये जो साइंटिस्ट है एक इंडियन साइंटिस्ट है, जिन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन जो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड के लिए होती है उसकी डिस्कवरी की थी, और इसके लिए इनको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1986 में। तो ये जो एमआरएनए होता है, मैच्योर एमआरएनए, तो इसके ऊपर बहुत सारे कोड प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कोड होते हैं इसमें हर एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो सपोज यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड है तो ये एक अमीनो एसिड के लिए, अदर 3 न्यूक्लियोटाइड है वो दूसरे अमीनो एसिड के लिए, ऐसे पूरे जो 20 अमीनो एसिड है उसके लिए 20 कोड्स उन्होंने यहाँ पे ट्रिपलेट कोडॉन डिस्कवर किए थे। देन इसके बाद होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस, और ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड की सिंथेसिस की जाती है विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड टीआरएन। तो यहाँ पे जो राइबोसोम और टीआरएनए जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, जब एमआरएनए मैच्योर एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद वहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो आके उस एमआरएनए को बाइंड हो जाता है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, वो एमआरएनए को बाइंड हो जाएगा, और एमआरएनए को बाइंड होने के बाद इसकी जो स्मॉल सब यूनिट है, तो ये एमआरएनए के ऊपर कुछ कोड है तो इसको रीड कर देगी, और रीड कर देगी स्मॉल सब यूनिट, और टीआरएनए क्या कर देगा, ये है टीआरएनए, कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसके ऊपर होता है कोड एंटी कोडॉन रीजन, यहाँ पे एंटी कोड्स होते हैं मिडल लूप के ऊपर। तो ये जो एंटी कोड होते हैं वो एमआरएनए के ऊपर जो कोड होते हैं इसके साथ बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टीआरएनए है वो क्या कर देगा, हर एक अमीनो एसिड को जब जब राइबोसोम कोड रीड कर देगा, तब तब हर अमीनो एसिड को टीआरएनए लेके आएगा, और राइबोसोम पे लेके आएगा, तो राइबोसोम वहाँ पे उसको क्या कर देगा, एमआरएनए पे कोड के हिसाब से ज्वाइन कर देगा।
तो यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है, रीड करता है कोड को एमआरएनए के ऊपर के, और टीआरएनए एमिनो एसिड को सप्लाई करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज इट हैविंग अ एंटी कोडॉन एंड इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑफ एमआरएनए। एंटी कोडॉन एमआरएनए के कोडॉन से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देगा वो, अलग अलग अमीनो एसिड को लाके वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक कर देगा एक दूसरे के साथ। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये है राइबोसोम और ये है एमआरएनए, ये मैच्योर एमआरएनए जिसके ऊपर ये है ये ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये है टीआरएनए, तो टीआरएनए क्या कर देगा, अपने साथ एमिनो एसिड को कैरी करेगा। जब जब वो एमिनो एसिड को लेके आएगा तो यहाँ पे वो राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाएगा, और राइबोसोम का ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये इस ट्रिपलेट कोडॉन को रीड कर देगा, और वहाँ पे उस कोडॉन के हिसाब से एमिनो एसिड को वहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ज्वाइन करने के बाद ये सारे एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक किए जाएंगे, और इस तरह से लॉन्ग चेन बन जाएगा एमिनो एसिड का, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे चेन एक साथ आके एक कॉम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो वो होता है प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप का स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस में, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, ये राइबोसोम यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, मूव करता है। तो जब ये मूव करता है कोड रीड करते हुए, तो यहाँ से ये पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाएगी जो प्रोटीन की होती है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म हो जाएगी, तो राइबोसोम का जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन, बिकॉज इसका लोकेशन चेंज हो गया है, यहाँ से यहाँ तक आ गया है। तो ये जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है, जहाँ पे राइबोसोम मूव होता है वन एंड ऑफ एमआरएनए टू दी अदर एंड ऑफ एमआरएनए, ये जो ट्रिपलेट कोड है उसे रीड करते करते यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, तो इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। देन म्यूटेशन, तो जब प्रोटीन बन जाता है, ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन हो जाता है, तो पूरा प्रोटीन बन जाता है। तो ये सारे प्रोटीन के जो चेन्स होते हैं एक साथ आके, सॉरी, पॉलीपेप्टाइड चेन जब एक साथ आते हैं तो वहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं प्रोटीन का, जो हमारे बॉडी में और सेल की फंक्शनिंग में रोल करता है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, जो जीन्स है डीएनए के, वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो किस वजह से आते हैं, बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन। तो यहाँ पे एक मेन सीक्वेंस है, सपोज है एमआरएनए का सीक्वेंस है, ओके, या प्रोटीन के लिए सीक्वेंस है जो एमआरएनए का सीक्वेंस है। तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है कुछ सीक्वेंस का, तो वहाँ पे हो जाता है म्यूटेशन। तो ये है ओरिजिनल मेन सीक्वेंस। अगर यहाँ से ये जो पोर्शन है वो कट हो जाता है किसी भी कारण, और वहाँ पे कुछ अदर सीक्वेंस आके ज्वाइन हो जाता है, तो ये जो आरएनए, यहाँ पे जो प्रोटीन बनेगा, सपोज यहाँ से कुछ प्रोटीन बनता है, ये है एक ट्रिपलेट कोडॉन, जहाँ से एक अमीनो एसिड बाइंड होता है, यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड बाइंड हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड बाइंड होगा। तो इस तरह से हर एक ट्रिपलेट कोडॉन की जगह पर एक एक अमीनो एसिड बाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो पोर्शन कट हो गया है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है एमआरएनए का वो भी चेंज हो जाता है, और उसके हिसाब से यहाँ पर एमिनो एसिड के एडिशन हो जाती है। तो वहाँ पे अगर म्यूटेशन हो जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था TAA एक सीक्वेंस, देन CTG था, तो यहाँ पे चेंज होकर CGA बन गया है। तो इसके लिए कुछ अलग अमीनो एसिड होगा, TAG के लिए कुछ अलग अमीनो एसिड होगा। तो यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से, रिप्लेसमेंट की वजह से प्रोटीन में कुछ अमीनो एसिड के चेंजेस आए हैं, तो इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और ये जो म्यूटेशन होता है
तो ये 2 टाइप का हो सकता है। अगर ये साइलेंट टाइप का होता है जहाँ पर सिर्फ कोड चेंज हो जाता है लेकिन सेम एमिनो एसिड रह जाता है, जिसे हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं कि और इससे क्या होगा, बहुत सारा जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर कुछ मेजर म्यूटेशन हो जाता है तो वहाँ पे प्रोटीन का फंक्शन चेंज हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो कुछ भी कोड्स प्रेजेंट है फॉर द पर्टिकुलर अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा और प्रोटीन का फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह जो जीन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो अगर इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं आता तो जितने भी कैरेक्टर्स है पेरेंट में वो सारे प्रोजेनी में आ जाएंगे या चाइल्ड में आ जाएंगे, तो इनमें सिमिलरिटीज होगी। लेकिन अगर कुछ म्यूटेशन होता है जीन के सीक्वेंस में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सीक्वेंस है एमिनो एसिड का वो चेंज हो जाएगा और प्रोटीन का फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर माइनर म्यूटेशन होता है तो कोई बात नहीं, ज़्यादातर चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मेजर म्यूटेशन हो जाता है तो वहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकती है। यहाँ पे एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, तो इसी का एग्जांपल है जेनेटिक डिसऑर्डर का। बिकॉज ऑफ दी हेरिडेटरी जब चेंजेस हो जाते हैं तो वहाँ पे म्यूटेशन आ जाता है और म्यूटेशन की वजह से इस टाइप की जेनेटिक डिसऑर्डर्स नज़र आती है। तो ये जो पूरा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एक दूसरे से इस तरह लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, बिकॉज हेरिडिटी में अगर कुछ चेंजेस आते हैं ड्यू टू द म्यूटेशन तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डिसऑर्डर आ जाएगा या कुछ इवोल्यूशन हो जाएगा। अगर हेरिडिटी में सपोज एक पेरेंट है तो इसके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग हो जाएंगे, बहुत सारी जनरेशन आ जाएगी, तो यहाँ पे इस जनरेशन में जो प्रोटीन है जो जीन सीक्वेंस है वो इस जनरेशन भी होगा ऐसा नहीं, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे जनरेशन आने के वजह से वहाँ पे कुछ म्यूटेशन होने के बहुत चांसेस होते, तो इस तरह हेरिडिटी और इवोल्यूशन इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे एक है जो हेरिडिटी, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स क्या हो रहे, फ्लो हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, लेकिन हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे और इस तरह कुछ थाउजेंड जनरेशन बीत जाने के बाद यहाँ पे जो जीन्स है जिनका सीक्वेंस है वो यहाँ पे नहीं नजर आएगा, तो इससे ही हम कहते हैं इवोल्यूशन, बिकॉज ये जो इंडिविजुअल है ये इससे बहुत अलग दिखता होगा। तो ये था हेरिडिटी और हेरिडिटी का रिलेशन ऑफ टू द इवोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इवोल्यूशन